तो देखो कुछ और थोड़े से संस्थान हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और एग्जामिनर जो है अक्सर वहाँ से सवाल बनाता बेटा। हमारा टारगेट है 2025 का यूपीपीसीएस 2025। ये हमारा टारगेट है और एक एक बिंदु को बेहतर ढंग से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जितनी चीज़ें हम नोट डाउन कर रहे हैं वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इन्वायरमेंट के पीसीएस के जो पेपर होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कम 10 से 12 सवाल आते हैं। जो 10 से 12 सवाल होते हैं उनमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट बेस पर होते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो सब सिलेबस से होते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए वो संगठन पूछता है तो एक तो सीधा संगठन पूछ लेगा आपसे, और सीधा संगठन नहीं पूछेगा तो वो मैच करा लेगा या पूछ लेगा कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से ये सभी संगठन इम्पोर्टेंट हैं। एक संगठन हमारे यहाँ बना, उसका नाम था भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले तो देखो इन संस्थानों का जो उद्देश्य होता है वो सब इनके नाम के साथ ही झलकता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, इसका मतलब यह है कि पशुओं के कल्याण के लिए ये बोर्ड बनाया गया है, और इसका मकसद यही होगा कि पशुओं के साथ में क्रूरता का व्यवहार ना किया जाए। देखिए जो पशु होते हैं वो हमारी भाषा में अपनी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन इमोशंस जो होते हैं वो उनमें भी पाए जाते हैं। कोई भी पशु कभी भी यूं ही आपके ऊपर हमलावर नहीं होगा। अगर वो हमलावर होता है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम सब लोग जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। तो पशुओं के साथ में क्रूरता का व्यवहार ना किया जाए, इस वजह से बोर्ड बनाया गया है, जिसका नाम है भारतीय पशु क्रूरता बोर्ड। अब यहाँ से 2 सवाल हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये बोर्ड बना था किस अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत। ये अधिनियम जरूर याद रखें, क्योंकि जब आप सिविल सर्विस में पहुंचेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे ना, तो आपकी कलम में बहुत ताकत होगी। आपकी कलम में ताकत होगी तो कलम आपकी तभी तो ताकतवर मानी जाएगी जब आपको नॉलेज होगी। बात समझिए मेरी। यहाँ से ये मत समझना कि ये सब चीज़ें जितने एक्ट होते हैं वो तो आपको जब आप पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सर्विस में जाएंगे तो आपको एक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं एक्टों को आपको अप्लाई करना है जाकर। भाई सरकार के द्वारा जो अधिनियम जो कानून बनाए जाते हैं वही कानून तो सिविल सर्वेंट उसको जनता में जाकर फॉलो कराते नहीं कराते, बोलो। तो ये एक्ट आपको पता होने चाहिए। तो एक एक्ट आया था हमारे यहाँ 1960 में, जिसका नाम था पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। एक्ट का नाम था पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। और बेटा ये अधिनियम आया था 1960 में। अब देखो इस एक्ट में क्या प्रावधान होंगे, थोड़ा लॉजिक लगाओ। क्या प्रावधान होंगे? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार ना किया जाए, बल्कि पशुओं के साथ में क्रूरता ना की जाए, क्योंकि
वो वैसे तो हमारी भाषा में बात नहीं करते, उन्हें बेजुबान माना गया है, लेकिन जो भावनाएं हैं वो उनके अंदर भी होती हैं। ठीक है। तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ये बोर्ड बनाया गया। इसका गठन हुआ था 1962 में। 1962 में। तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का था, और उस एक्ट के तहत 1962 में हमने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय बनाया गया बेटा बल्लभगढ़ में। कहाँ बनाया गया? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़, और ये बल्लभगढ़ जो है ये है हरियाणा में। बल्लभगढ़ कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के बल्लभगढ़ में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का हेडक्वार्टर बनाया गया। अब कोई पूछने लगा आपसे कि भाई इस पशु कल्याण बोर्ड का काम क्या होगा, बताओ। इस पशु कल्याण बोर्ड का काम क्या होगा? पशुओं के खिलाफ जो क्रूरता करते हैं लोग, वो क्रूरता ना हो। ठीक है। तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का था। उस अधिनियम के तहत 1962 में बल्लभगढ़ में भारत सरकार के द्वारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। ये बात आप एग्जाम के लिए याद रखो। अब देखो क्या है, अब ये है इसमें इन सब चीज़ों के अंतर्गत पहला बेसिक जानकारी याद कर लेंगे। ठीक है। बेसिक जानकारी जब आपको पता चल जाएगी तो फिर इन एक्टों की आप डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। इन एक्टों की क्या पढ़ेंगे? डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि 2025 तक अगर कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है, ठीक है, जो संबंधित होगा इन सब चीज़ों को लेकर, तो उस पर फिर आपकी राय क्या होगी, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष क्या होंगे, फिर आपको उसमें मेंस एग्जामों में लिखना होता है फिर। ठीक है। एक संस्थान बना था, उसका नाम था सेब संगठन। सेब, ये सेब बोई है, SAVE। सेब मतलब जो सुरक्षित होता है, सेब संगठन। सेब संगठन, इस संगठन की स्थापना जो हुई थी, सेब संगठन की स्थापना 2018 में हुई थी। इसका मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए अभी। ठीक है। अब देखो, ये जो सेब संगठन बनाया गया था, ये 2 देशों के मध्य बना था। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेंगे कि सेब संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। सेब संगठन जो है वो किन किन देशों के लोग इसमें शामिल हैं, या आप ये कह सकते हैं कौन कौन से देश इस संगठन के मेंबर हैं। तो भारत और नेपाल की गवर्नमेंट ने एक संगठन तैयार करा, इसका नाम था सेब संगठन। अब एक और सवाल आता है कि सेब संगठन जो है वो किस जानवर को संरक्षण प्रदान करता है? सेब संगठन का संबंध किस जानवर से है या पक्षी से है? मान लो उसमें ऑप्शन दे देगा टाइगर, हाथी, मोर, सारस। तो सेब संगठन का संबंध किस पशु या जीव से है? तो वह है टाइगर से। एक्चुअल में टाइगर से क्यों है, तो मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं। ये कहा जाता है कि जो तिब्बती लोग होते हैं ना, खास तरीके से ये बताया गया है, तिब्बत में सब तो नहीं, कुछ लोग जो होते हैं वो टाइगर की जो खाल होती है ना, उसे आसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आसन जैसे कि चादर, बिछाने वाली चादर। बताया जाता है कि वो उनकी परंपराओं से संबंधित है, ऐसा बताया गया है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मान लीजिए कोई ऐसी परंपरा है कि टाइगर के खाल पे के आसन पर बैठना अनिवार्य है, तो वो अगर वो किसी के पास आसन नहीं है तो क्या होगा फिर? आसन के लिए टाइगर को मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा? तो बड़े पैमाने पर टाइगर का क्या हुआ? शिकार हुआ। और किस बात के लिए हुआ? टाइगर की खाल के लिए हुआ। और खाल का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं वो? आसन के रूप में। भाई सीधी सी बात है,
सीधी सी बात है कि अगर कोई परंपरा है तो उस परंपरा को मानने वाले लोग क्या करेंगे? परंपरा को मानने वाले लोग तो परंपरा को मानेंगे और उस मानने के लिए वो क्या करेंगे? टाइगर का शिकार करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आप ये याद रखना कि सेब संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो सेब संगठन में शामिल देश दो हैं, एक भारत और दूसरा है नेपाल। सेब संगठन में, हाँ, सेब संगठन में काम क्या है सेब संगठन का? तो बाघ या टाइगर का संरक्षण करना। अच्छा, इसका संरक्षण क्यों अनिवार्य हो गया? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि तिब्बत के जो लोग हैं वहाँ उस साइड के, तो उनका मानना ये है, उनकी कुछ की परंपराएं ये हैं कि वो टाइगर की जो खाल है उसका आसन बनाते हैं। तो टाइगर की खाल का आसन बनाते हैं, इसका मतलब उन्हें टाइगर की खाल चाहिए। और टाइगर की खाल ऐसी थोड़ी होगी कि वो टाइगर के पास गए बोले भैया खाल दे दियो अपनी, है ना? टाइगर तो उनकी खाल उतार ले, है ना? तो ऐसा थोड़ी है। टाइगर की वो खाल के लिए टाइगर का क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं। तो आप बताओ, अगर कोई परंपरा बन गई है कहीं, तो बड़े पैमाने पर टाइगर को मारा गया होगा? अब तक ही नहीं मारा गया होगा, मारा गया होगा। इस वजह से इस टाइगर का क्या करना है? संरक्षण करने के लिए एक संगठन तैयार हुआ भारत और नेपाल के द्वारा, जिसका नाम था सेब। तो सेब संगठन में कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? भारत और नेपाल। सेब संगठन का काम क्या है? टाइगर का संरक्षण करना। और सेब संगठन बना कब था भैया? 2018 में। ठीक है, एक संगठन का नाम और है, हाँ, वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान। अब देखो क्या है कि जो नाम है वो अपने आप बता देते हैं कि ये संगठन किस लिए बना होगा, ये संस्थान का काम क्या होगा। वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान। एक मैंने आपको बताया था भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, ये फॉरेस्ट रिसर्च का है। ठीक है, ये FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम तो क्या कहेंगे इसको? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो शॉर्टकट में तो FRI हो गया ना, क्या हो जाएगा? FRI। अब खुद से सवाल पूछिए कि भाई इस संगठन का काम क्या होगा, ये संस्थान करता क्या होगा? फॉरेस्ट पर रिसर्च, वनों पर अनुसंधान करने का काम इस संगठन का होगा। ठीक है, अब यहाँ से ना कई सारे सवाल वैसे तो बनते हैं, लेकिन पेपर में आज तक का रिकॉर्ड है एक ही सवाल ज़्यादातर आता है, ये है कहाँ? तो देखो, इसकी स्थापना जो हुई थी बहुत पहले हुई थी। वन अनुसंधान संस्थान बना था 1906 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना था? 1906 में। देखो, इसका जो पूर्व नाम था, जब अंग्रेज थे, क्योंकि 1906 में हम आज़ाद तो हुए नहीं थे, अंग्रेज थे, तो उस समय कहते थे इसको इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहते थे इसको, आज कहते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेटा देहरादून में, देहरादून में है, और देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में।
मैंने अभी आपको बताया है, यह है वन अनुसंधान संस्थान, और एक है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वो भोपाल का है, जो मैनेजमेंट का है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। तो ये हेडक्वार्टर बहुत आता है इसका। बताया जाता है कि वनों के संबंध में ये भारत का सबसे पुराना संस्थान है, वनों के मामले में, बाकी अन्य के मामले में नहीं। वन के संबंध में सबसे पुराना संस्थान हमारा यही है। तो यह सबसे पुराना वन संस्थान है, यह सबसे पुराना वन संस्थान है। सबसे पुराना वन संस्थान है। देखो, बड़ा काम करने के लिए एक तो आपको समय ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। भाई कोई भी बड़ा एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको समय ज़्यादा लगाना पड़ेगा या नहीं? 2 दिन में तो आप पीसीएस नहीं बनेंगे भाई, ना 2 महीने में बने। आपको मिनिमम 1 साल की कम से कम तैयारी की ज़रूरत होती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर बड़ा एग्ज़ाम आपको निकालना है तो आपको एनर्जी का भी ज़्यादा लॉस करना पड़ेगा। एनर्जी के लॉस का मतलब है यहाँ आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर यही एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम होता तो वन अनुसंधान संस्थान हेडक्वार्टर देहरादून करके मामला फाइनल कर देते इसका एक लाइन में। लेकिन ये जो कुछ संस्थान ऐसे हैं जो पुराने हैं, उनकी तिथि भी आ जाती है। तिथि मीन्स सन, और वो कहते हैं कि सन के द्वारा इनको मैच करके दिखाइए। और अब तो तुमने देखा होगा समीक्षा अधिकारी या पीसीएस के पैटर्न में बड़ा मतलब विचित्रता दिखाई देती है। 4 ऑप्शन देगा और वो कहेगा कि इन संस्थानों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। ऐसे सवाल पढ़े ना। कालक्रम का मतलब ये होता है कि पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना और उसके बाद कौन सा बना। तो ऐसे में अगर आपको भाई डेट याद नहीं है, सन याद नहीं है, तो आप कैसे उसको लगा पाएंगे कि कौन सा संस्थान कब बना था। ठीक है। तो ये था हमारा वन अनुसंधान संस्थान। स्थापना 1906 में हुई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहते थे अंग्रेजी हुकूमत में। आज़ादी के बाद इसका नाम रखा गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, FRI। ठीक है। और देहरादून में इसका मुख्यालय बनाया गया है। और ये भारत का सबसे पुराना वन संस्थान है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना वन संस्थान है। कौन सा? वन अनुसंधान संस्थान। देखिए, इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, विश्व वन्यजीव कोष। विश्व वन्यजीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष। आपने शॉर्टकट में सुना होगा WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। क्या कहते हैं पूरा नाम? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष। पहले मैं 2-4 बातें बता दूं, फिर उसके बाद चर्चा कर लेंगे हम। इसकी स्थापना जो हुई थी, बहुत आता पेपर में, ये 1961 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय बनाया गया, मुख्यालय है ग्लैंड में। और ग्लैंड एक जगह है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ती है, स्विट्जरलैंड। और इसका जो प्रतीक है वो बनाया था जॉइंट पांडा को। जॉइंट पांडा
इसका प्रतीक बनाया गया। जॉइंट पांडा का जो वैज्ञानिक नाम है, जॉइंट पांडा का वैज्ञानिक नाम है, ये एक बार पूछा था, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है। हाँ, तो एलुरोपोडा, AILUROPADA, एलुरोपोडा PODA। MELAN मिलेनो ल्यूका। ये जॉइंट पांडा का जो है ना, एक बार नाम पूछा गया था, पीसीएस में आया था कि जॉइंट पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है। एलुरोपोडा मेलानो ल्यूका। ये जॉइंट पांडा कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जॉइंट पांडा या पांडा पाया जाता है शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन। शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन। हम बात कर रहे थे विश्व वन्यजीव कोष की, WWF की। एक लाइन और लिख लेते हैं और उसके बाद इस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। इस संस्थान का काम क्या है? हाँ, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, व देशों को वित्तीय सहायता देना, ये संस्थान का काम है। विश्व वन्यजीव कोष WWF। अब कुछ बातें जो होती हैं वो विचारणीय होती हैं, विचार करने की होती हैं। विचार करने की बातें ये होती हैं कि एक बात बताइए, क्या इस सृष्टि जो है, ये जो कायनात है, क्या इस पर एकाधिकार मानव का ही है? क्या जीवों का, जो मानव के अतिरिक्त जीव रहते हैं, उनका अधिकार नहीं है? लेकिन मानव की जो ललचाई हुई बुद्धि है, उसने न जाने कितनी प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। अब ये मत कहना कि क्या मानव ने सबका शिकार कर लिया। मानव ने सबका शिकार नहीं करा। एक बात बताइए, अगर किसी प्रजाति के या किसी पक्षी के घरों को तोड़ा जाए, उनके आशियाने खत्म कर दिए जाएं, वनों को काट दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रजनन क्षमता है उस पर भी असर बैठता नहीं बैठता? बोलो। और उसके बाद में जो उनकी संख्या है वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है? कम होनी शुरू हो जाती है। और एक समय वो आता है कि वो चीज़ें विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवों को विलुप्त ना करा जाए, बल्कि उनका संरक्षण किया जाए, क्योंकि इस प्रकृति पर, इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का बराबर का अधिकार है या नहीं है? हमने जंगल जो है वो साफ कर दिए, तो जंगल के काटने से क्या उन जीवों के घर नहीं उजड़े? अब वो कहाँ चले जाएं?
वो कहाँ जाए। और तुमने देखा होगा कि एक क्षेत्र होता है प्रत्येक जीव के लिए, ये नहीं है भाई। मछली का क्षेत्र क्या है? पानी। मछली को पानी में से निकाल के जमीन पर रख दो, वो तड़पेगी, मर जाएगी, है। बोले देखो हमने मछली को पानी से निकाल के जमीन में तो रखा था, हमने उसे जगह दी या नहीं दी? अरे भाई आपने उसका जो वास स्थान था वो छीन लिया, उसका वास स्थान तो जल है। भाई तालाब के पानी को सुखा दो आप, तो सब मछलियों का क्या होगा? मर जाएंगी। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमने उनके आवासों को ख़त्म करा है। इस वजह से वो जीव जो है वो उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो गई? कम हो गई। और इंसान ये चाहता है कि वो पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, अपने कब्जे में कर ले और अपने अनुसार चलाए। और ये गलत है, क्योंकि सोसाइटी में आप देखो, अगर हमारा कोई समाज है तो समाज का मतलब क्या है? समाज का मतलब है सबको बराबर के अधिकार हो या ना हो। अब पंचायत लग रही है, पंचायत में मैं ही बोला चला जाऊं, मैं ही बोला चला जाऊं, तो फिर पंचायत किस बात की पंचायत रहेगी भाई? वो पंचायत तो मेरे कब्जे में है फिर। या फिर पंचायत में मैं लोगों से कहूं कि जैसा मैं बोल लिया हूं वैसा बोलो, तो फिर समाज कहाँ रह गया फिर वो? इसी वजह से कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर सबका बराबर का अधिकार और सबको संरक्षण मिलना चाहिए। ये चैन रिएक्शन है, ये चैन श्रृंखला है। कड़ी अगर टूटेंगी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप सब पेड़ों को काट दीजिए, सब में घर बना लीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक बात बताओ, जब सब पौधे खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन को कहाँ से लाओगे? इस कार्बन डाइऑक्साइड की खपत कैसा होगी फिर? और यही पृथ्वी जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो यही आग का गोला बन जाएगी फिर। और अगर आग का गोला बन जाएगी तो कितने एसी लगा लोगे? कितनी बड़ी बड़ी एसियां आप लगा लोगे, है? फिर तो वो पता क्या क्या होगा, जैसा मेरा कैप है ना, एसी वाला कैप आएगा फिर, है ना, एसी वाला कैप। हाँ, ताकि सर को आपके ठंडा रखे, है ना, और पूरा कवच पहन के घूमेंगे हम जैसे एलियन हो गए हों। तो ऐसा नहीं है। हर जीव का इस पृथ्वी में योगदान है, और अगर उसकी संख्या कहीं ना कहीं खत्म होती है, वो विलुप्त होता है, तो इसका नेगेटिव असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि एक की संख्या के कम होने पर दूसरी संख्या ऑटोमेटिक प्रभावित होगी। भाई एक बात बताओ, सब पेड़ पौधे खत्म कर दो, मान लो एक उदाहरण, तो पेड़ पौधे खत्म करने पर क्या हम जिंदा रह पाएंगे? हमें ऑक्सीजन ना मिलेगा, हम वैसे मर जाएंगे। अच्छा, पेड़ पौधों को शाकाहारी खाते हैं नहीं खाते? जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भूख से मर जाएंगे, है। और शाकाहारी को कौन खाते? मांसाहारी। जब शाकाहारी नहीं बचेंगे तो मांसाहारी बच जाएंगे। जंगल में से सभी पेड़ पौधे खत्म कर दो तो जितने भी हिरन हैं, जितने भी खरगोश हैं, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बताओ। शेर कह रहा जी मुझे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, यही तो मर रहा है, शाकाहारी मरन दो, मैं तो मांस खाता हूं, मैं घास फूस खाता है, नहीं पेड़ ही तो काट रहा है। भाई समझिए, जब वनों को काटा गया तो जितने भी शाकाहारी जीव थे उन्होंने इसके लिए मान लो एक आवाज उठाई, आंदोलन कर दिया। शेर आराम से मान में बैठा, हमारे ऊपर फर्क ना पड़ता, पेड़ काटन दो, ये चिल्लाएंगे, खरगोश है, हिरन है, लोमड़ी है, ये चिल्लाएंगे, हमें क्या मतलब है? हम तो मांसाहारी हैं, हम पेड़ खाते ही ना। अब एक बात बताओ, जब सब पेड़ कट गए तो शाकाहारी जीव मरेंगे नहीं मरेंगे? अब शाकाहारी जीव मर गए, अब शेर ढूंढ रहा क्या खाऊं, है? तो शेर शाकाहारियों को खाएगा नहीं खाएगा? तो कहीं ना कहीं वनों पर शेर की भी निर्भरता है या नहीं है? ये आदमी को समझ में नहीं आ रहा। तरक्की तरक्की, विकास विकास, कैसा विकास हो गया कि हम एयर तक शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं? कैसा विकास हो गया, हमने सभी नदियों के पानी को इतना दूषित कर दिया कि पीना तो छोड़िए, वो नहाने योग्य तक नहीं है। और हम कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। मुझे तो देखने में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वही कहानी ना हो जा कि इंसान जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। डाल जिस दिन टूटेगी तो सबसे पहले कौन गिरेगा? इंसान गिरेगा जो उस डाल पर बैठा हुआ, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आप सतत विकास करिए। प्रकृति कभी देने से इंकार नहीं करती, प्रकृति हमेशा कहती है, प्रकृति माँ है और माँ अपनी चीजों को, अपने बच्चों को जरूर देती है।
प्रकृति हमेशा कहती है कि खूब पेड़ काटिए लेकिन लगाइए भी तो, खूब जमीन के अंदर सब पानी इस्तेमाल करिए, बाल्टी भर भर कर नहाओ आप, लेकिन उस पानी का संरक्षण भी तो करिए। बोलो। लेकिन हम क्या है, हम इकल खुरे हैं। हम क्या करेंगे, हम खर्च तो करेंगे लेकिन उसका संरक्षण नहीं करेंगे, उसका संरक्षण नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि कुछ लोग जाग रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई देख लो, जितना आप अपने घर को सजाने की कोशिश करते हैं किसी तीज त्योहार पर, मैं या आप सब, तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम इस नेचर को भी खूबसूरत बनाएं और आर्टिफिशियल ना बनाएं। ऐसा नहीं कि फूल पंखड़ी टांग दें प्लास्टिक की लाके, इस नेचर को भी प्राकृतिक रूप से हम खूबसूरत बनाएं, तब ये नेचर जो है वो हमारे जीवन जीने के लिए, हमारे आगे आने वाली संतति के लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में इन्हीं थीम को समझना जरूरी है। जब ये विचार आपके सामने होंगे, आप लिंक जोड़ना शुरू कर दोगे, तो जो मेंस एग्जाम होते हैं, जब आपको लिखना होता है किसी विषय पर, तब आप आराम से लिख लेते हैं। देखिए, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में। प्रतीक जरूर याद रखें, जॉइंट पांडा। जॉइंट पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है और जॉइंट पांडा कहाँ पाया जाता है? जॉइंट पांडा ये क्या करता है? देखो, नाम से पता चल रहा है ये फंड है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करता है, कोई देश काम करता है, कोई संस्था काम करती है, तो उसे फंड की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? तो वो सब चीजें मुहैया कराने का काम कौन करेगा? विश्व वन्य जीव कोष करेगा। आगे बात समझ में? एक हेडिंग देखेंगे, उसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक अच्छा टॉपिक है और इससे जो सवाल आया था मैं वो भी आपको बताऊंगा। ICAR, ICAR कहते हैं इसको, अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च। दो तीन बातें देखिए। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बेटा 16 जुलाई 1929 को अंग्रेजी हुकूमत में। इसका पुराना नाम क्या था? एक बात का फर्क था, जहां इंडियन है वहां इंपीरियल था, तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका नाम था। किस कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? कमीशन कौन सा था? कमीशन को हिंदी में कहते हैं आयोग, तो उसका नाम था रॉयल कमीशन। अब ये सवाल ऐसा पूछा गया था कि किस कमीशन की सिफारिश पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन हुआ था? तो रॉयल कमीशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली। ठीक है, तो ये संस्थान है, इनको नोट डाउन कर लें और एग्जामिनर जो है यहीं से सवाल पूछता है। चलिए भैया।